किशनगंज नाम के गांव में शारदा नाम की 50 साल की औरत रहा करती थी। उसका पति प्रसाद और वो दोनों मिलकर मच्छी मार्केट में मछली बेचा करते हैं। उन दोनों का इकलौता बेटा रमेश को वो धंधा पसंद नहीं था। वो कोई अच्छा कारोबार करने की कोशिश में आवारागर्दी करके घूमता था। बूढ़े माँ बाप उसकी हरकतों से परेशान रहते थे। एक दिन माँ शारदा अपने बेटे के पास आकर, बेटा, तुम्हें जरा भी जिम्मेदारी नहीं है। बिना काम धंधा करके तू फालतू में घूमता रहता है। देख, तेरी उम्र के बच्चे अच्छा खासा बिजनेस करके बाल बच्चों के साथ खुशहाली जिंदगी जी रहे हैं, और तू है कि नालायक की तरह जिंदगी जी रहा है। आजू बाजू के लोग रोज मुझे ताने दे रहे हैं, तुम्हारी वजह से तुम्हारा बेटा बिगड़ गया है, ऐसा कहकर रोज मुझे डांटते हैं। मेरी बात मान बेटा, जल्दी से सुधर जा, वरना इधर का ना रहेगा ना उधर का रहेगा। बेटा, जल्दी से सुधर जा। ए माँ, कितनी बार बोला है कि तू तेरा भाषण देना बंद कर। मुझे तुम दोनों के जैसा मछली काट काट के अपना जीवन बिताना नहीं है। मेरे ख्वाब बहुत बड़े हैं माँ, मेरी सोच सबसे ऊंची है। अगर तुम मुझे और परेशान करोगे तो मैं घर से निकल जाऊंगा। खबरदार, आज के बाद मुझे कोई भाषण मत सुनाना माँ। तुझे तो पता है मैं एक नंबर का सनकी इंसान हूं। मेरा सर घूम गया तो घर बार छोड़ के संन्यास ले लूंगा। खबरदार। इतना कहकर रमेश वहां से निकल जाता है। रमेश की ऐसी बर्ताव देखकर माँ बाप दोनों परेशान हो जाते हैं। उनका क्या करना है समझ में नहीं आता है। एक दिन रमेश की माँ परेशान होकर अपने पति प्रसाद के पास आकर सलाह ली। सुनिए जी, रमेश का बर्ताव दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। वो पूरी तरह से हमारी हाथ से निकल चुका है। वो गुंडा मवालियों के साथ घूमता है, दिन भर ताश पत्ते खेलता है, उनके साथ बैठकर दारू भी पीता है और नीच हरकतें भी कर रहा है जी। मुझे लगता है अच्छी सी लड़की देखकर उसके साथ इसकी शादी कर देनी चाहिए जी। शादी होने के बाद शायद सुधर जाए। तू पगली हो गई है क्या भगवान? कौन लड़की इस कमबख्त नालायक लड़के से शादी करेगी? हमारे गांव की कोई भी लड़की से पसंद नहीं करती। कौन सा मुंह लेकर हम किसी लड़की के घर पर जाकर उसका हाथ मांगेंगे? हम अगर किसी के घर पे जाकर अपने बेटे के बारे में उनसे बात भी किया ना, पहले वो हम दोनों को घर से धक्का मार के बाहर निकाल देंगे, समझी क्या? आप सही बोल रहे हैं जी, पर ऐसे देखते ही देखते हम हमारे बच्चे को लावारिस तो नहीं छोड़ सकते हैं ना जी। मैं ये नहीं कह रही हूँ जी, आप हमारे गांव में किसी लड़की को ढूंढिए। आप जाकर अड़ोस पड़ोस के गांव में कोई भी गरीब लड़की से बात कीजिए। वो चाहे कितना भी गरीब हो, अनाथ भी हो तो भी चलेगा। हम उसे अपने घर ले आएंगे, बहू बना के महारानी की तरह देखेंगे। क्या पता बहू आने के बाद हमारे बेटे में सुधार आ जाए। एक बार कोशिश करेंगे तो आपका क्या जाएगा जी। अगर हम शादी भी कर दिए, उसके बाद भी उसके अंदर सुधार नहीं आया, तो वो लड़की हमारे ऊपर जिंदगी भर रोती बैठेगी और उसका जिम्मेदार हम दोनों ही होंगे, समझी क्या? ऐसा सोचकर हम हमारे बेटे को हमेशा के लिए छोड़ तो नहीं सकते हैं ना जी। एक कदम तो उठाना ही होगा। आप जरा सोचिए इसके बारे में। पहले तुम अपने लाड साहब को शादी के लिए मंजूर तो करवाओ, उसके बाद हम सोचेंगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। पता नहीं वो कमबख्त शादी के लिए तैयार होगा या नहीं। इतना कहकर प्रसाद वहां से निकल जाता है। शारदा अपने बेटे रमेश को मनाने के लिए एक चाल चलती है। शारदा अपने बेटे रमेश के पास जाकर, बेटा रमेश, मैं सोच रही हूँ तुम्हारा इरादा बिल्कुल सही है। कोई बड़े इंसान ने कहा है जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, और तुम्हारा सोच विचार उनके जैसा ही है। वो कौन बोले हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन वो सही बात बोले हैं। तुम्हारी जिंदगी हमारी जैसी नहीं होनी चाहिए। तुम जिंदगी भर हमारे जैसे मछली काटकर अपनी जिंदगी खराब मत करना। मुझे भी वो बात पसंद नहीं है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी शादी किसी बड़े खानदान की लड़की से करवा दूं। क्या बोली मेरी भोली माँ? शादी करवा देगी, वो भी बड़े खानदान की लड़की से? कौन है वो बड़े खानदान वाले? हमारे आजू बाजू के मछुआरे? किस मछुआरे के साथ मेरी शादी करवाना चाहती है? बहुत चालाक हो तुम माँ। मैं एक बार शादी कर ली तो मुझे किसी भी कीमत पर आपके सामने झुकना होगा और मुझे फिर से उसी गंदगी में जाना होगा।
मैं आपके इस चाल को पहचान लिया माँ। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। जाओ जाओ और किसी को पाठ पढ़ाओ। रमेश की बात सुनकर शारदा हैरान हो जाती है। फिर भी वो अपने बेटे को समझाने की कोशिश में। तुम अपनी माँ को गलत समझ रहे हो बेटा। मैं तुम्हारी शादी किसी मछुआरे से नहीं बल्कि करोड़पति की इकलौती बेटी से करवा रही हूँ बेटा। वो लड़की बहुत सुंदर है और पैसे वाली भी बहुत है। एक बार उसके साथ तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी बेटा और तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। इतने बड़े घर की लड़की मेरे साथ क्यों शादी करेगी भला? वैसे हमारे पास कुछ भी तो नहीं है, तंबू है, सिर्फ तंबू और कुछ नहीं है। लड़की को तुम पहली नजर में ही पसंद आ गए। उसने तुम्हारी तस्वीर को देखकर ही हाँ बोल दिया। बस तुम्हारी तरफ से ही हाँ की जरूरत है। लेकिन उनकी एक शर्त है बेटा। शादी होने के बाद 1 साल तक तुमको मगर हमारे साथ काम करना होगा। लड़की के पिता ये चाहते हैं कि तुम अगर खुद के काम में मन लगाकर काम नहीं कर सकते तो तुम दूसरे काम में कैसे मन लगाओगे और दूसरा व्यापार कैसे संभाल पाओगे? शर्त मंजूर है तो बोलो, मैं आज ही जाकर उनसे बात करती हूँ। क्या आप सच बोल रही है माँ? मुझे यकीन नहीं आ रहा है। मुझे जरा भी आपकी बात पे भरोसा भी नहीं आ रहा है। फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी बात में सच्चाई है। इसके लिए मैं आपकी बात को मान लूंगा। शर्त के मुताबिक 1 साल तक मैं आपके साथ काम करूंगा। 1 साल के बाद अगर उनके पिता उनका पूरा व्यापार मुझे नहीं सौंपे ना तो मैं उस लड़की को तभी उसी वक्त छोड़ दूंगा। याद रखना, मेरा भी ये शर्त है। आपको मंजूर है तो जाकर बात कीजिए। इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है। शारदा एक गरीब लड़की के घर से एक सुंदर लड़की को चुनकर रमेश के साथ शादी करवा देती है। रमेश की बीवी का नाम अनामिका है। रमेश अनामिका की खूबसूरती के देखकर पागल हो जाता है। वो उसकी खूबसूरती में इतना पागल हो जाता है कि वो सारे शर्तों को भी भूल जाता है। रमेश अपने माँ बाप के साथ काम पर लग जाता है और वो इतना काम में मंत्रमुग्ध हो जाता है कि उसका काम उसे बहुत पसंद आने लगता है। वो अपने व्यापार को विस्तार करने में लग जाता है। एक दिन अनामिका को सब मालूम पड़ जाता है। शारदा उसे सब कुछ बोल देती है। अनामिका तब गर्भवती होती है और उसे अपने पति से सच छुपाना अच्छा नहीं लगता है। अनामिका तब गर्भवती अवस्था में रहती है। वो खुशखबरी अपने पति को सुनाना चाहती है। पति घर पे वापस आने के बाद अनामिका उससे बात करती है। ओ जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आपका मूड ठीक है क्या? ये क्या बोल रही हो अनामिका? मेरा मूड हमेशा तुम्हारे लिए ठीक ही रहता है। बात करो, जो करना है बात करो। आज मैं आपको 2 खबरें सुनाना चाहती हूँ। एक तो खुश खबरी है और एक बात पे आपको बहुत ठेस लगेगी। मेरी पगली अनामिका, ये क्या बोल रही है तू? मुझे ठेस पहुंचे ऐसा काम तू कभी नहीं करेगी। पहले खुशखबरी सुना, बाद में जो दूसरी खबर है वो भी सुना। पहली खुशखबरी ये है कि आप ना पापा बनने वाले हो। रमेश खुशी से झूम उठता है और अनामिका को गले लगाता है। अब अनामिका रमेश को दूसरी खबर सुनाती है। दूसरी खबर ये है कि आपकी माँ ने आपसे झूठ बोला था। मैं कोई करोड़पति की बेटी नहीं हूँ। मैं बहुत ही साधारण घर से आई हूँ। आपकी माँ का बड़प्पन ये है कि उसने कोई दहेज लिए बिना मुझे इस घर में लेकर आई। बस आपके बर्ताव में सुधार आ जाए इसलिए वो आपसे झूठ बोलकर शादी करवाई। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन आप इस बात को लेकर माँ जी से गुस्सा मत कीजिए। माँ जी ने जो भी किया आपके भलाई के लिए किया। आप जो भी दंड देना चाहते हैं मुझे दीजिए, लेकिन माँ जी को कुछ मत कहिए। मेरी जान अनामिका, जिस दिन मैंने तुमसे शादी की ना, उसी दिन मैं करोड़पति बन गया। मैं तुम्हारे प्यार में इतना पागल हूं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। इससे पहले पैसों की लालच मुझ में बहुत था। मुझे मेहनत का लालच अब लग गया है। निजी वृत्ति से जो प्रेम नहीं करता ना, वो किसी से भी प्रेम नहीं कर सकता है। माँ ने मुझे एहसास दिलाया है कि अपना काम अपना होता है और एक इंसान को अपने काम से ही प्रसिद्धि मिलती है।
मैं जाकर मेरी माँ से माफी मांगने वाला हूँ। मुझे अपनी माँ के ऊपर गर्व है। उन्होंने मुझे सही दिशा दिखाई। इतना कहने के बाद रमेश और अनामिका जाकर माँ के चरणों में गिरे। उस दिन के बाद रमेश अपने व्यापार में बहुत तरक्की की और कामयाबी की शिखर छूने लगा। शारदा आगे आगे और प्रसाद पीछे से छतरी लेकर आ रहे होते हैं। मेरी बात मानो शारदा, तुम्हारे भाई गुरु वो खेत नहीं खरीदने वाला। पहले एक बार वो हमारी जमीन खरीदने आए थे और बातों से पूरा भरोसा भी दिया था, पर उस वक्त हमें पैसों की जरूरत नहीं थी तो हमने जमीन बेची नहीं उन्हें। अब पैसों की जरूरत है हमें, इसीलिए तो हम गुरु भैया के घर पे जा रहे हैं। वो ठीक है शारदा, पर तुम्हारे भाई के बिजनेस मेंटालिटी के बारे में तो पता है। कब आप उनके बारे में कुछ अच्छा बोलते हो? हाँ, जब देखो तो उनकी बुराई करते रहते हो। चाहने से ही कुछ मिल नहीं जाता है। अगर मेरे भाई गुरुमूर्ति ने ये जमीन नहीं खरीदी ना तो देख लीजिएगा, आप मेरे हाथ में आज पापड़ बन जाएंगे। अच्छी बात कह रही हो शारदा। तुम्हारे गुरु भैया अगर नहीं खरीदे तो उसमें मेरी गलती, और नहीं तो क्या सब आपकी गलती। कहकर शारदा आगे चलते हुए जाती है और पीछे पीछे प्रसाद छतरी पकड़ के चलते हुए आते हैं। थोड़ी देर के अंदर ही शारदा और प्रसाद दोनों ही गुरुमूर्ति के घर पहुंच जाते हैं। क्या बात है प्रसाद, शारदा को लेके मेरे घर आए? अगर आप ठीक से घर देखेंगे तो समझ में आएगा कि कौन किसको कहाँ लेकर आया। अगर मैं ठीक से ना भी देखूं तो भी आपकी बातों को समझ सकता हूँ कि मेरी बहन शारदा ही आपको यहाँ पर लेकर आई है। भगवान का शुक्र है मैं बच गया। क्या हो गया बहन, जीजाजी को लेकर तुम इतनी दूर आ गई? वो ढेर के पास में जो खेत है ना, उस बारे में हम बात करने आए हैं भैया। उस बारे में अब क्या बात करना बहन, जब मैंने पूछा था तुमने जमीन बेची नहीं। अब तुम लोग लगता है उसी जमीन को बेचने आए हो, पर अब मैं नहीं खरीद सकता। ये सुनते ही शारदा का मुंह बन जाता है और दुखी होकर वो कहती है, लेकिन भैया जैसा उस वक्त आपने कहा था, हम 1 लाख रुपए के नीचे ही जमीन देने को तैयार है। नहीं बहन, चाहे तुम कितनी भी नीचे आ जाओ, पर मैं ये जमीन नहीं खरीदने वाला। और इस बारे में ज्यादा बात करने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। अब इतनी धूप में आई हो तो चाय वाय पी के तभी लौट के जाना। भैया हम आशा लेकर आए थे कि आप जमीन जरूर खरीद लेंगे। चाहे तुम कितनी भी आशा लेकर आओ ना क्यों, मैं नहीं खरीद सकता। मैं अभी काम में थोड़ा व्यस्त हूँ। शारदा, तुम्हारे भैया हमें जाने के लिए कह रहे हैं। यहाँ रुक के उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है। चलो हम घर चलते हैं। प्रसाद के इस तरह से कहने पे शारदा बिना कुछ कहे चारों तरफ देखती है और घर के तरफ जाने लगती है। पीछे पीछे प्रसाद चल के आते हैं। क्या हुआ शारदा, चारों तरफ क्यों देख रही हो? बस देख रही हूँ, आपके जैसा कोई छोटा और मोटा लाठी मिल जाए तो। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। अगर आपको दिखे तो मुझे जरूर बताइए, मैं उससे आपका पापड़ बनाती हूँ। अरे मैं क्यों बोलने जाऊँ? बातचीत करते हुए शारदा और प्रसाद घर लौट आते हैं। घर के सामने ही बेंच रखा हुआ था, वो जाके वहाँ पे बैठते हैं। बहू अनामिका उन दोनों के लिए छाछ लेकर आती है। माँ जी छाछ पीजिए, धूप से आप लोग आए हैं। अनामिका के कहने पे शारदा और प्रसाद दोनों ही छाछ पीने लगते हैं। बहू बेटा आया क्या? अभी तक नहीं माँ जी। उसने फोन करके कुछ बताया क्या? बताया है माँ जी, उनके आने में 1 घंटा और लगेगा। अब जब काम पे गया है कितना ही जल्दी लौट पाएगा? इस बारे में उनसे पूछा नहीं, चाहे कुछ भी हो वो लौट के तो आएंगे ना, तब हम बैठकर अच्छी तरह से डिटेल में उनसे पूछ लेंगे। हाँ बहू, क्यों बेटे को इस तरह का सवाल करना? इस तरह से सवाल करने से वो भी परेशान हो जाएगा। अच्छा ठीक है, पर बच्चे नहीं दिख रहे हैं। कूलर चला दिया है माँ जी, कूलर में वो आराम से सो रहे हैं। वो कह ही रही थी कि तब तक रमेश घर लौट आता है। बहू बेटा आ गया है, जाओ छाछ लेकर आओ। छाछ नहीं चाहिए अनामिका, जाके फ्रिज से ठंडा पानी ले आओ। अभी लेकर आती हूँ जी। फिर रमेश जाके खाली चेयर पे बैठ जाता है। अनामिका जल्दी से फ्रिज से ठंडा पानी का बोतल लाके उसे देती है। वो पीने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद, बेटा रमेश जो काम के लिए गए थे क्या हुआ? क्या और होगा माँ, शून्य पे आके रुक गया। इसका मतलब जो तुम्हारे दोस्तों ने कहा था
पैसे इकट्ठा कर देंगे वो करके नहीं दे पाए? हाँ माँ, बिना झिझक के वो मेरे मुंह पे कह दिए अगर मैं खाना चाहता हूँ तो वो मुझे पेट भर के खाना खिलाएंगे, लेकिन वो मुझे पैसे नहीं दे सकते। तो क्या खाना खा के आ गए बेटा? हाँ हाँ, जाके दोनों खा के आइए। पैसे कैसे इकट्ठा करना है उस बारे में तो सोचना ही नहीं है, बस आपको खाने का पड़ा है। शारदा, पैसे और पैसे, दिन भर बस तुम इसी बारे में सोचती रहो। खाने का व्यापार शुरू करने के लिए हमें पैसे चाहिए, पत्ते डाली ये सब नहीं चाहिए। शारदा के इस तरह से कहने पे प्रसाद चुप हो जाते हैं, कुछ जवाब नहीं देते। माँ जी, आप और पिताजी गुरुमूर्ति मामा के यहाँ गए थे ना, उन्होंने क्या कहा? वो हमसे खेत खरीदेंगे क्या? नहीं बहू, जब वो खरीदने के लिए आए थे हमने नहीं बेचा। अब हम बेचना चाहते हैं तो वो खरीदना नहीं चाहते। फिर तो माँ जी हम खाने का व्यापार नहीं शुरू कर सकते। देखो बहू, खाने का व्यापार शुरू करने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन ये पैसे आएंगे कहाँ से? तुम अपने मायके से तो नहीं ला सकती, और बेटा भी गया था दोस्तों से मांगने, वहाँ से भी खाली हाथ लौट आया। फिर तो लगता है ये खाने का व्यापार मेरा सपना का सपना ही रह जाएगा। ऐसा मत सोचो बहू, कुछ न कुछ रास्ता निकल आएगा। पर कैसे माँ जी? हमें उस ढेर के पास वाले जमीन को बेचना ही पड़ेगा। तुम और बेटा खेत के पास जाओ और लोगों से बात करके उस खेत को अच्छे भाव में बेच आओ। ठीक है माँ जी। इतना कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। अगले दिन अनामिका और रमेश उस बड़े से ढेर के पास की जो जमीन थी वहाँ पे जाते हैं। घास फूस और तार के पेड़ से भरा हुआ था वो जमीन। देख के लग रहा था कि कोई काम का ही नहीं है। ऐसा देखकर कौन जमीन आके खरीदेगा? माँ कह रही थी कि जेसीबी बुला के ये सब साफ सुथरा करवाने के लिए भी पैसे नहीं है। आपने देखा है आज तक कभी माँ ने कहा हो कि उनके पास पैसे हैं? कभी नहीं कहा है। उनके पास कभी पैसे ही नहीं होते हैं, इसीलिए वो पैसे की बात कर ही नहीं सकती। इस तरह कह के वो तार के पेड़ के तरफ देखने लगती है। अचानक से अनामिका की नजर पड़ती है। अजी, ये सब ताड़ गोला फल है ना? हाँ अनामिका। अगर ऐसी बात है तो हम ताड़ गोला बिरयानी बना सकते हैं। क्या कह रही हो अनामिका? अब से तुम ताड़ गोला बिरयानी बनाने का सोच रही हो क्या? सुन के ही बड़ा अजूबा लग रहा है, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन हमें ताड़ गोला बिरयानी बनाने के लिए भी तो पैसों की जरूरत होगी। मैं तो ये सब लेकर जाने वाली हूँ। आप पेड़ पे चढ़ जाइए और एक एक करके सब ताड़ गोला तोड़ के ले आइए। मैं बैलगाड़ी में इन्हें रख के घर ले जाऊंगी। अभी? हाँ जी, अभी के अभी। कोई और चारा नहीं? कोई चारा नहीं। आप जा रहे हैं या खुद मैं जाके काट के ले आऊं? ठीक है, मैं जाके काट के ले आता हूँ। तुम थोड़ा आगे जाओ और जाके देखो कोई बैलगाड़ी दिख रहा है कि नहीं। अच्छा ठीक है जी। अनामिका वहाँ से आगे बढ़ के थोड़ी दूर जाती है। फिर वहाँ से चंदन, जो कि खेत के पास ही था, उसकी बैलगाड़ी लेके ताड़ के पेड़ के पास लौट आती है। उधर रमेश लंबी सांसें ले रहा था। उसने सारे ताड़ को पेड़ से काट के नीचे रखा हुआ था। देख लिया ना भाई साहब, अब बताइए कितना लेंगे घर पहुँचाने के लिए? अब मुझे पराया मत सोचो बहन, प्रसाद जी मेरे बहुत करीबी है। मैं पैसे ले सकता हूँ क्या? मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए। घर पे बच्चे हैं, उनके लिए ताड़ दे देना बस। ठीक है भाई साहब, जरूर दूंगी। मैं इससे बिरयानी बनाकर बेचने वाली हूँ। बच्चों के लिए जरूर ले जाइएगा, उन्हें ताड़ गोले का बिरयानी खिलाइएगा। ठीक है माँ। फिर चंदन का सहारा लेते हुए अनामिका सारे ताड़ गोले को लेकर घर पहुँचती है। देखते ही शारदा खाने के बारे में सोचती है और मन ही मन खुश हो जाती है। अरे बहू, सोचा नहीं था ताड़ गोले खाने का जो इच्छा थी वो पूरी हो जाएगी। माँ जी, ये सब खाने के लिए नहीं है, मैं इनसे ताड़ गोला बिरयानी बनाकर बाजार में बेचने वाली हूँ। क्या कह रही हो बहू? तुम ताड़ गोला बिरयानी बनाओगी? इस तरह का बिरयानी कोई खाने आएगा क्या? ये सब मैं अब झेलने वाली नहीं हूँ। अगर आपको खाना है तो आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। क्या कहा? मेरे ही नाम के खेत में जहाँ ताड़ के पेड़ निकले, उसी पेड़ के ताड़ गोला खाने के लिए अब पैसे देने होंगे? नहीं तो मैं आपको नहीं देने वाली। अनामिका की बात सुन के शारदा मुंह ऐंठ के वहाँ से चली जाती है। फिर अनामिका खेत से तोड़ के जो ताड़ गोले लेकर आई थी, उन ताड़ गोले से बहुत ही बढ़िया बिरयानी बनाती है। 2 दिनों के अंदर ही गरीब बहुरानी अनामिका का
ताड़ गोले के बिरयानी के बारे में सभी को पता चल जाता है और सभी लोग उसकी दुकान में आने लगते हैं। अनामिका का बनाया हुआ ताड़ गोले की बिरयानी लोगों को इतना पसंद आता है कि लोग उंगलियां चाटते चाटते उसकी तारीफ करते हैं। धीरे धीरे अनामिका ताड़ गोले का बिरयानी बनाकर बेचना शुरू कर देती है और उससे वो ढेर सारा पैसा कमाती है, जिससे बाद में वो एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लेती है। आज यहीं तक। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।